हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 24 जुलाई 2025 और दिन है वीरवार। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की मई महीने की मैगजीन का इकोनॉमी का सेक्शन। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया था और आज हम आए हैं 5वें टॉपिक को लेकर। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डीएमएफ। तो हमें यही जानकारी होनी चाहिए कि यह जो ये वर्ड है यानी कि जो नाम है जिला खनिज फाउंडेशन, यह सुर्खियों में क्यों था, सुर्खियों में रहने का इसका क्या कारण था। क्योंकि डीएमएफ के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, डीएमएफ के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था, जिला खनिज फाउंडेशन जो फंड है और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। तो आपको समझ आया कि ये देखो जिला खनिज फाउंडेशन है, सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी इसके रिगार्डिंग। रिपोर्ट में क्या बताया गया था, जो जिला खनिज फाउंडेशन का फंड है और जो हमारी PMKKY जो योजना है उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है जिला खनिज फाउंडेशन, सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं कि जिला खनिज फाउंडेशन होता क्या है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो हाँ अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलते हैं। देखो जिला खनिज फाउंडेशन क्या है, इसका गठन कब हुआ था, 2015 में इसका गठन किया गया था। और किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था, MMDR अधिनियम 1957 के तहत इसका गठन किया गया था। अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें तो हर जिले में यह एक जिला खनिज फाउंडेशन गठन किया जाता है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो यह गैर लाभकारी ट्रस्ट होता है और हर उस जिले में पाया जाता है ये ट्रस्ट, यह फाउंडेशन, जहां पर खनन गतिविधियां चल रही हैं और जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखो आपकी मैगजीन में दिया गया है गठन कब हुआ था, इसका 2015 में हुआ था। इसका गठन खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करके किया गया था। प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो खनिजों के खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले में इसकी स्थापना की जाती है। तो आई थिंक आपको समझ आया कि जिला खनिज फाउंडेशन कहाँ पर गठन किया जाता है, जहाँ पर जिस जिले में खनन गतिविधियां चल रही हैं उस जिले में यह इसका गठन किया जाता है और यह एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इसका, जो खनन से प्रभावित लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाना ही इसका उद्देश्य है और जिस क्षेत्र में खनन प्रक्रिया चल रही है उस क्षेत्र का पुनर्विकास करना, ताकि सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक रूप से प्रभावित हुए जो लोग हैं उनका कल्याण किया जा सके। तो उद्देश्य सब सिंपल सी बात है कि जो खनन गतिविधियों से प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देना और जो क्षेत्र है उसका पुनरुद्धार करना। ठीक है। तो अगर हम डीएमएफ की संरचना के बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो डीएमएफ जो है वो 2 स्तरों पर आधारित होता है। जो इसकी कार्य प्रणाली है वो 2 स्तरों पर आधारित है। सबसे पहली है शासी परिषद और दूसरी है प्रबंधन समिति। शासी परिषद क्या काम करती है, यह नीति बनाती है और दिशा निर्देश तय करती है। और अगर हम प्रबंधन समिति की बात करें तो जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनके तहत इन योजनाओं को लागू किया जाता है। किसके द्वारा, प्रबंधन समिति के द्वारा। आगे चलकर देखते हैं डीएमएफ के वित्त पोषण के स्रोत। ये तो हमने देख लिया कि हर जिले में डीएमएफ का गठन किया जाता है जहाँ पर खनन गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन डीएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है, तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया, इससे खनन पट्टाधारकों से केंद्र सरकार द्वारा रॉयल्टी के रूप में फंड प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है, देखो खनन पट्टाधारक क्या होता है, वह व्यक्ति या कंपनी, यानी कि वह व्यक्ति, कंपनी या संस्था होती है जिसे सरकार किसी विशेष क्षेत्र में खनिजों के खनन के लिए एक निश्चित समय के लिए अधिकार देती है। देखो भाई साफ सिंपल सी, अगर समझ नहीं आया तो सिंपल भाषा में बोल लें कि भाई सरकार क्या करती है, किसी जमीन को क्या करती है, लीज पर दे देती है। किसको, किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी संस्था को जो इसमें खनन गतिविधियां करेगी। लेकिन सरकार इस कंपनी से क्या लेती है, रॉयल्टी के रूप में फंड प्राप्त करती है और जो ये फंड एकत्रित किया जाता है सरकार के द्वारा, इसी के तहत डीएमएफ का वित्त पोषण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में यही दिया गया था, जो खनन पट्टाधारक होते हैं वे केंद्र सरकार को रॉयल्टी के रूप में एक फंड देते हैं और इसी से क्या होता है, डीएमएफ का वित्त पोषण कर दिया जाता है। सरकार ने क्या रूल्स बनाए हैं वित्त पोषण के लिए कि भाई पट्टे की अवधि के अगर बारे में बात करें तो 2015 के बाद जितने भी पट्टे दिए गए हैं उनके लिए रॉयल्टी कितनी दी जाएगी,
10%, उनके लिए रॉयल्टी का 10% का प्रावधान है। और 2015 से पहले जितने भी पट्टे लीज पर दिए गए हैं उनके लिए रॉयल्टी का 30% देना होगा। आगे है, खनन पट्टाधारक का जिला खनिज फाउंडेशन में योगदान हर खनिज के लिए अलग अलग होता है। कि भाई सरकार सरकार जो ये ले रही है, इसे रॉयल्टी ले रही है, ये नहीं है कि हर खनिज के लिए सेम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर खनिज के लिए सेम है, बल्कि ये हर खनिज के लिए अलग अलग होता है उसकी प्रकृति को देख के कि खनिज किस प्रकार का, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइड आदि की इनकी रॉयल्टी अलग अलग होती है, ना कि सभी की एक प्रकार की। फंड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस फंड का उपयोग जो हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है इसके दिशा निर्देशों के अनुसार कर दिया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आएगा, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, जिला खनिज फाउंडेशन चर्चा में रहा था, चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि जो जिला खनिज फाउंडेशन जो फंड है और जो हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है इसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी इस रिपोर्ट में। तो हमें पढ़ना था कि जिला खनिज फाउंडेशन क्या होता है। जिला खनिज फाउंडेशन का गठन कब हुआ था, 2015 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, किसके तहत किया गया था, जो हमारा MMDR अधिनियम 1957 है उसके तहत इसका गठन किया गया था। तो जिला खनिज फाउंडेशन करता क्या है, यह हर उस जिले में स्थापित किया जाता है सरकार द्वारा जहां पर खनन गतिविधियां चल रही हैं, और जो खनन गतिविधियों से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस जिला खनिज फाउंडेशन का गठन हर उस जिले में किया जाता है। और जो खनन से प्रभावित क्षेत्र हैं उसका भी पुनरुद्धार किया जा सके, यह भी इसका एक उद्देश्य रहता है। यह गैर लाभकारी ट्रस्ट है। ठीक है, DMF की हमने संरचना की बात की, यह 2 स्तरीय संरचना पर आधारित होता है। सबसे पहली है शासी परिषद, दूसरी है प्रबंधन समिति। शासी परिषद क्या करती है, नीति निर्धारण करती है, कुछ नीतियां बनाती है, और जो प्रबंधन समिति है वो उन नीतियों के तहत योजनाएं हैं उनको लागू करती है। तो ये 2 पॉइंट से फिर हमने देखा कि DMF को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, उसका वित्त पोषण कहाँ से होता है। तो सरकार क्या करती है, जहाँ पर जिस जमीन पर खनन गतिविधियां होनी है वहां पर उस जमीन को किसी व्यक्ति को दे देगी, किसी कंपनी या किसी संस्था को दे देती है लीज पर। ठीक है, और जो कंपनी उस जमीन को लीज पर ले रही है वो वहां पर खनन गतिविधियां चलाती है, और इसके बदले में सरकार को एक निश्चित राशि दे देती है वह कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के रूप में सरकार को फंड प्राप्त होता है, और इसी फंड की हेल्प से, इसी फंड की सहायता से DMF का वित्त पोषण सरकार द्वारा कर दिया जाता है। रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो 2 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं कि भाई अगर 2015 के बाद, देखो जो DMF है इसका गठन कब हुआ था, 2015 में। तो सरकार ने क्या रूल बना दिया कि 2015 के बाद अगर आप लीज पर ले रहे हो किसी जमीन को तो उसके ऊपर आपको कितनी रॉयल्टी देनी होगी, 10% की। और अगर आपने 2015 से पहले लीज पर ले रखा तो उसके ऊपर कितनी रॉयल्टी देनी होगी, 30% की। तो ये 2 क्राइटेरिया सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और जो रॉयल्टी है ये नहीं है कि भाई जो अलग अलग प्रकार के खनिज हैं उन सभी के लिए सेम होना ही, ऐसा नहीं है, बल्कि यह अलग अलग खनिज के लिए अलग अलग है। जैसे कोयले के लिए अलग होगी, लोहे के लिए अलग होगी, और बॉक्साइट के लिए अलग होगी। फंड का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस फंड का इस्तेमाल जो हमारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन दिशा निर्देशों के तहत इस फंड का उपयोग किया जाता है। तो भाई हमने DMF पढ़ लिया कहाँ कहाँ पर था। अब इसके महत्व और इसकी स्थिति पर अगर हम बात करें तो ये देख लें क्या होता है। तो DMF का महत्व क्या है। जो DMF की कार्य प्रणाली है वो संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती है। देखो यहाँ पर दिया गया है, जिला खनिज फाउंडेशन की कार्य प्रणाली है जो वो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची तथा वन अधिकार अधिनियम से भी निर्देशित होती है। कि भाई यहाँ पर भी बताया गया है कि जिला खनिज फाउंडेशन है वो कैसे काम करेगा। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब तक 23 राज्यों के लगभग 645 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया जा चुका है। ठीक है, जिला खनिज फाउंडेशन ने पिछले 1 दशक यानी कि पिछले 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का फंड प्राप्त किया है। तो ये पॉइंट्स थे। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड प्राप्त करने में जो शीर्ष राज्य रहे हैं वह उड़ीसा रहा है जहाँ पर लगभग 29% फंड प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ उसके बाद, और उसके बाद झारखंड। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में। देखो इस योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इस योजना की शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, और इस योजना की शुरुआत MMDR अधिनियम 1957 की धारा 20A के तहत
की गई थी। देखो शुरुआत 2015 में किसके तहत है, एमएमडीआर अधिनियम की, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 20A के तहत। अगर हम इसकी कार्य प्रणाली और कार्यान्वयन की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यह योजना जो है वो डीएमएफ यानी कि जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से लागू होती है। सभी राज्य सरकारों को यह अनिवार्य करना होता है कि जो उनके राज्यों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं और उनमें जो नियम लागू हो रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो, इसके प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अकॉर्डिंग हो। उद्देश्य क्या है इस योजना का, खनिजों के खनन से जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें संधारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, और जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शिक्षा, अवसंरचना, जल आपूर्ति, आजीविका आदि के लिए प्रॉपर फंड तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य समझ आ के भाई। खनन से जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, और जो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, आजीविका जैसी जो संबंधित सेवाएं हैं इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आवाज अगर आपको सही आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई आवाज सही आ रही है। कोई लाइव में 2 बच्चे जुड़े हैं, बता दो आप ये सही चल रही है या नहीं चल रही। अगर हम आगे देखते हैं कि मुख्य संशोधन 2024 में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे संशोधन करके, वो क्या है, सबसे पहले क्या बात की गई थी, फंड आवंटन से जुड़ी प्राथमिकताएं। इसमें क्या है कि भाई सरकार ने क्या कहा कि अगर आप मान लो आपको जो फंड प्राप्त हो रहा है ना, आपको क्या करना है, फंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। मान लो आपको 100% फंड प्राप्त हुआ तो आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 70% और 30%। जो 70% फंड है आप उसका उपयोग किन जरूरतों के लिए करोगे, सरकार ने उसको क्या कर दिया, निर्देशित कर दिया। जो 70% फंड का उपयोग किया जाना वो कहाँ पर होगा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पोषण, महिला और बाल विकास, ऐसे क्षेत्र सरकार ने डिसाइड कर दिए जो कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। और 70% जो फंड सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है वो कहाँ पर यूज होगा, इन क्षेत्रों में यूज होगा। और जो बाकी जो 30% फंड बचा है वो दूसरे क्षेत्रों में यूज हो जाएगा, जैसे सड़क, पुल जैसी आधारभूत संरचना, सिंचाई, बिजली और वाटर शेड विकास यानी कि पानी का संग्रहण और संरक्षण। तो ये दिशा निर्देश सरकार ने मुख्य संशोधन यानी कि 2024 में संशोधन करके इस योजना में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। देखो आपकी मैगजीन में भी दिया गया है, डीएमएफ फंड का 70% है वो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में यूज होगा, जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शिक्षा आदि में। और जो 30% व्यय है, 30% खर्च वो कहाँ पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिंचाई, ऊर्जा, वाटर शेड विकास आदि पर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। फिर अगला संशोधन जो सरकार ने किया था वो था आजीविका पर ध्यान। अब योजना में क्या कर दिया भाई, केवल कौशल विकास ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन और कृषि पशुपालन को भी उच्च प्राथमिकता दे दी गई। कौशल विकास का विस्तार करके इसमें कौशल विकास के साथ साथ आजीविका सृजन को भी शामिल कर लिया गया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई, सरकार ने क्या कहा कि लोगों को आप आत्मनिर्भर बनाओ, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ खनन का प्रभाव पड़ रहा है। उनके केवल कौशल का विकास ही मत करो बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो आजीविका सृजन कर सकें। अगला है खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस योजना में क्या निर्देश दिए गए थे कि भाई जो हमारे पास फंड उपलब्ध है उसका कम से कम 70% उन्हीं क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा जो खनन से डायरेक्टली प्रभावित है, खनन से सीधे सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। तो 70% जो फंड है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा एडोमेंट फंड की बात की गई थी, एडोमेंट फंड की व्यवस्था की गई थी। एडोमेंट फंड क्या होता है कि भाई खनन बंद हो जाने के बाद भी वहाँ के जो लोग, जो मान लो खनन बंद हो, किसी क्षेत्र में खनन हो रहा है और अब वो बंद हो गया, तो खनन बंद हो जाने के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको आजीविका के लिए सहायता मिलती रहे, इसके लिए एंडोमेंट फंड की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। जो डीएमएफ है उसको हर साल मिलने वाली राशि है उसका 10% कहाँ पर रखा जाएगा, एंडोमेंट फंड के रूप में रखा जाएगा। मान लो डीएमएफ को एक साल में 100 रुपये प्राप्त हुए फंड के रूप में, तो 10% आप कहाँ पर रख दोगे, एंडोमेंट फंड के रूप में रख दोगे। और इस फंड का यूज कब किया जाएगा, जब उस क्षेत्र में खनन गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी खनन गतिविधियां, तो इस फंड का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, भविष्य में खर्चा करने के लिए। फिर है 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी कि पर्सपेक्टिव प्लान, 5 ईयर्स पर्सपेक्टिव प्लान, ताकि योजना को बेहतर बनाया जा सके। देखो ये रहा, योजना को बेहतर बनाना, आवश्यकता के आकलन के आधार पर 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाना अनिवार्य किया गया। क्योंकि सरकार ने अब क्या किया, अब राज्य सरकारों को यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी वास्तविक जरूरतों का आप मूल्यांकन करो और फिर 5 साल की योजना बनाओ, ताकि जहाँ
ताकि यहाँ पर जो भी जरूरत है उनके अनुसार काम किया जा सके और इस क्षेत्र का विकास प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ठीक है, क्लास सही चल रही है। अब देखते हैं हम जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़ी चुनौतियां। भाई डीएमएफ दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ। डीएमएफ क्या है? जिला खनिज फाउंडेशन इसका नाम है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये कहाँ पर गठित किया जाता है? ये कहाँ पर गठित किया जाता है? यह ऐसे क्षेत्र में गठित किया जाता है जहाँ पर खनन गतिविधियां चल रही हैं और खनन गतिविधियों से जो प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और जो खनन गतिविधियां जिस क्षेत्र में चल रही हैं उस क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए जिस जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाता है। तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। अब इसकी चुनौतियों के बारे में देखेंगे क्या क्या है। पहला है गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां। देखो, डीएमएफ में ज्यादातर जो जिला कलेक्टर हैं उनका नियंत्रण होता है। इससे क्या होता है, जो खनन से प्रभावित समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व बहुत कम रह जाता। तो ये गवर्नेंस संबंधी समस्याएं थी। जो खनन से जो प्रभावित लोग हैं वो निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं ले पाते और अधिकारियों का जो दबदबा है वो बना रह जाता। तो ये गवर्नेंस संबंधी समस्या है, चुनौती है। दूसरा, स्वायत्तता की कमी। ज्यादातर जिलों में क्या हुआ, जो डीएमएफ की शासी परिषद और जो प्रबंधन समिति थी, जो दो स्तरीय संरचना थी, उनके दोनों के अध्यक्ष कौन बना दिए गए? जिला कलेक्टर बना दिए गए। इससे क्या हो गया, जो डीएमएफ थी वो एक स्वतंत्र संस्था नहीं बन पाई बल्कि सरकारी आदेशों पर वह निर्भर रह गई, क्योंकि कलेक्टर क्या होता है, वो सरकारी आदेशों के अनुसार काम करता है। फिर है योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी। डीएमएफ नियमों के अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक जिले में आप 5 वर्षीय योजना बनाओ, ताकि कोई भी जिला ऐसा नहीं रह पाए जहाँ पर विकास नहीं हो पाया। लेकिन जो संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है वह बताती है कि ग्राम सभा की भागीदारी बहुत कम थी और जो योजना वो ऊपर से नीचे तक बनाई जाती थी जो स्थानीय जरूरतों को नहीं समझ पाती थी। भाई इसका क्या मतलब है? साफ और सिंपल सा, योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी। हमने ये तो कह दिया था कि आप 5 साल की रणनीति बनाओ लेकिन क्या हुआ, किसी भी जिले ने 5 साल की योजना प्रकाशित ही नहीं की। प्रकाशित नहीं करेंगे तो उनका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे ये नहीं भी पता चला कि कौन सा जिला कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है ताकि वहां पर विकास किया जा सके। तो क्या हुआ, योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी आ गई। फिर फंड के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां। हमें फंड तो प्राप्त हुआ लेकिन हमने उसका उपयोग अच्छे तरीके से नहीं किया। फंड का केवल हमने 40% ही प्रयोग किया और जो परियोजना है उसके क्रियान्वयन में देरी हो गई। हमने प्रॉपर तरीके से फंड का यूज नहीं किया तो क्या हम जो परियोजना बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से यूज हो पाएगी? तो ऐसा नहीं हुआ सॉरी। उदाहरण के लिए झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में फंड का उपयोग काफी कम हुआ है। एक तो हमने फंड का कम उपयोग किया है और जो फंड उपयोग किया है उसका असंतुलित आवंटन हमने किया। तो ये कुछ चुनौतियां थी डीएमएफ में, जिससे क्या हुआ, जो विकास होना था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और जो पीएम ये जो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना थी इसकी लक्ष्य की अनदेखी हो गई। देखो दोस्तों, आप एक बार मैगजीन को पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ आएगा, यूं डायरेक्ट क्लास लेने से समझ नहीं आएगा। क्लास के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि जो लाइंस दी गई हैं उनको आप साथ साथ पढ़ते रहो ताकि आपको हर पॉइंट समझ आता रहे। अगला पॉइंट है शिकायत निवारण और निगरानी प्रक्रिया का मजबूत नहीं होना। जो हमने शिकायत निवारण तंत्र जो हमने गठित किए वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे और जो लोगों की शिकायतें थी उनका समाधान प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया और न ही जो डाटा था वो सार्वजनिक रूप से हमें उपलब्ध कराया गया। तो ये भी एक इसकी चुनौती रह गई। अगला है सोशल ऑडिट नहीं किया जाना। जो डीएमएफ था, जिला खनिज फाउंडेशन था, उसका प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करने के लिए जो सोशल मीडिया असेसमेंट डाटाबेस था उसका उपयोग नहीं किया, जिससे इसकी सोशल ऑडिट नहीं हो पाया और यह भी एक चुनौती बनकर रह गई। अगला है आकांक्षी जिलों में पीएमकेकेवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई। जो हमने इस योजना के तहत जो लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों का जो हमने लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम क्या रहे, असफल रहे, जिससे दुष्प्रभाव ज्यादा हो गए और जो अच्छे प्रभाव होने थे वो इस योजना के वो नहीं हो पाए। 112 जो आकांक्षी जिले हैं उनमें से 106 डीएमएफ, देखो संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों में से 106 डीएमएफ जिले हैं, यानी कि जहां पर यह योजना लागू होनी थी उनमें से केवल इतने ही जिले हैं जहां पर डीएमएफ गठन हो पाया। फिर भी खनन के दुष्प्रभाव कम करने के लिए पीएम इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डीएमएफ के गवर्नेंस और कार्यान्वयन में सुधार।
डीएमएफ के गवर्नेंस और कार्यान्वयन में सुधार। तो जो मैं चुनौतियां बताई गई थी उन्हीं को हम क्या कर देंगे, सुधार के रूप में व्यक्त कर देंगे कि भाई क्या करना चाहिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो डीएमएफ है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, जो खनन से प्रभावित जो लोग हैं उनकी भी निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जो शासी परिषद और प्रबंध समिति है उनमें जो प्रभावित समुदाय है उनका भी प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिख रखा है शासी परिषद और प्रबंधन समिति में जो खनन प्रभावित समुदाय है उनका कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। तो ये सुधार के रूप में हम ये पॉइंट दे सकते हैं। भागीदारी पूर्ण योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, भाई अगर हम कोई योजना बना रहे हैं तो जिस समुदाय के लिए, जिस क्षेत्र के लिए बना रहे हैं, जो वहाँ का स्थानीय समुदाय है उससे हमें परामर्श ले सकते हैं कि भाई उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, ताकि उन आवश्यकताओं को योजना में प्राथमिकता दी जा सके, ताकि उनका प्रॉपर तरीके से विकास सुनिश्चित किया जा सके। अगला पॉइंट है कि इस योजना के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करना। जो इस योजना में हमने दिशा निर्देश दिए थे हम लागू नहीं कर पाए, हम लागू करने में असफल रहे, इनको अब अच्छी तरीके से लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। जो इसके दिशा निर्देश है उनका पालन राज्य सरकारों को करना चाहिए। जो हम सोशल ऑडिट नहीं कर पाए थे नियमित रूप से उसको करवाया जाए, और जो डीएमएफ का जो हम व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसका समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए कि हाँ भाई सही तरीके से इसका खर्च या इसका व्यय किया जा रहा है। जस्ट ट्रांजिशन पर ध्यान देना, खनन बंद हो जाने के बाद भी उन क्षेत्रों या समुदायों को सहायता करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो उनका विकास है वो अच्छे तरीके से होता रहेगा, और जो हमारा एंडोमेंट फंड है उसका भी लक्ष्य हमें पूरा कर पाएंगे। क्योंकि एंडोमेंट फंड किसके लिए बना था, खनन बंद हो जाने के बाद जिस क्षेत्र में खनन बंद हो गया उसकी हेल्प करने के लिए, तो एंडोमेंट फंड भी हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो भाई ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि जो हमारा डीएमएफ और जो पीएमकेवाई जैसी योजनाएं हैं खनन से प्रभावित समुदाय के कल्याण के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन इन योजनाओं में कुछ कमी के कारण हम हमारे जो लक्ष्य है उसे चूक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने हैं, और जब तक यह योजनाएं स्थायी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं कर लेती तब तक हमें इन पर निगरानी अच्छे तरीके से बनाए रखनी है। ठीक है, तो यही हमारा वो था टॉपिक। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली सुर्खी जो है वो क्या है, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखो आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें क्या बताया गया था कि जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इसी के चलते ये आपका जो न्यूज है ये सुर्खियों में रही है। देखो यहाँ पर दिया गया है जो भारत की जो जीडीपी का आकार है वो कितना हो गया है, 4.187 ट्रिलियन डॉलर इसका आकार हो गया है। और सबसे पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जो है वो भारत है। आकार आपको याद रखना है, लगभग कह रहा हूँ, आकार आपको क्या याद रखना है, 4.187 ट्रिलियन डॉलर इसका आकार हो गया है। तो ये खबर सुर्खियों में थी कि भाई भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आगे दिया गया है भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के मुख्य कारक क्या हैं, कि भारत को जो आर्थिक उपलब्धि मिली है इसके कारक क्या है, कैसे ये उपलब्धि भारत अचीव कर पाया, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला दिया गया है संरचनात्मक कारक। देखो शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं, भारत में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि लोगों के जीवन स्तर में और प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। लोगों का जब जीवन स्तर बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये कारक हम कह सकते हैं जिससे कि भारत की जीडीपी का आकार इतना बढ़ गया है। जब लोग गांव से शहरों की ओर जाएंगे तो उनकी आय और जीवन शैली में सुधार होगा, उपभोग भी बढ़ेगा। दूसरा दिया गया है जनसंख्या लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की जो औसत आयु है वो सिर्फ कितनी है, लगभग 29 वर्ष है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो देश में जो युवा जनसंख्या है वो ज्यादा है, और युवा जनसंख्या देश में ज्यादा होगी तो देश की उत्पादकता और खपत दोनों को बढ़ावा देगी। और उत्पादकता और खपत किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी को बढ़ाने में। फिर अगला है घरेलू मांग में वृद्धि। भारत के जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा जो है वो घरेलू निजी उपभोग से आता है, यानी लोग खुद चीजें खरीद कर आर्थिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। नीतिगत कारक की अगर हम बात करें
तो हम जीएसटी लेके आए हैं, बैंक्रप्सी कोड हम लेकर आए, टैक्स में हमने कटौती की। इन सुधारों ने क्या कर दिया, कारोबार के माहौल को बेहतर बना दिया। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति योजनाएं और कुछ अलग नीतिगत पहल हमने शुरू की, जैसे आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ऐसी कुछ योजनाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जिससे क्या हुआ, जीडीपी के आकार में बढ़ने में हेल्प मिली। अगर हम तकनीकी कारकों की बात करें तो हम यूपीआई लेके आए, जिसने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया। भारतीय आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं की वैश्विक मांग बढ़ी। भारत की तकनीकी सेवाओं की दुनिया भर में मांग बनी हुई है। फिर बाह्य और वैश्विक कारकों के अगर हम बारे में बात करें तो एफडीआई भी भारत में ज़्यादा आ रहा है। भारत में एफडीआई ज़्यादा हो रहा है। जो चाइना प्लस वन की रणनीति है, चाइना प्लस वन और सप्लाई चेन शिफ्टिंग रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये क्या है, देखो अब कंपनियां क्या सोच रही हैं, कंपनियां सोच रही हैं कि सिर्फ अब चीन पर अब निर्भर नहीं रहना, बल्कि हम भारत को भी एक अल्टरनेटिव के रूप में देख सकते हैं। तो ये क्या है, चाइना प्लस वन, चाइना के अलावा एक और, तो चाइना के अलावा भारत जो है वो क्या कर रहा है, कंपनियों की नज़र में बन रहा है। कंपनी अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, भारत के एक अल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। तो ये आपकी न्यूज़ ऑन शॉर्ट्स थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। भविष्य की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो ऊर्जा संक्रमण के बारे में बताया गया आपकी, इसमें एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि जो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। इंटरनेशनल सोलर लाइन जैसे मंचों पर भी भारत की नेतृत्वकारी भूमिका ने भारत को क्या बना दिया है, हरित विकास का नेता बना दिया है। फिर है विनियामकीय स्थिरता, यानी कि रेगुलेटरी स्टेबिलिटी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, जैसे बैंक पुनर्पूंजीकरण और आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान की है। जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, आरबीआई की सशक्त भूमिका, इससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें विश्वसनीयता और स्थिरता आई है। तो ये सभी कारक हैं जो जिससे हमारी जीडीपी बढ़ने में मदद मिली है। तो ये आपको देख लेने हैं एक एक करके, ठीक है। देखो ये दिया गया है एनर्जी ट्रांजिशन, जो भारत के 2030 तक लक्ष्य है 500 गीगावाट का लक्ष्य है, और भारत इंटरनेशनल सोलर लाइन जैसे वैश्विक मंचों पर भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत के जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार है, जैसे बैंक पुनर्पूंजीकरण और आरबीआई के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए हैं, इनसे क्या हुआ, आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान हुई है, तो जिससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो पाई है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विप्रेषण के बहिर्गमन पर 3.5 विप्रेषण कर की मंजूरी। देखो सबसे पहले हम रेमिटेंस के यानी कि विप्रेषण के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई देखो कोई इंडिया से क्या कहाँ पर गया, अमेरिका गया। अब अमेरिका जाकर वहाँ पर वो कमा रहा है तो वहाँ से धन भेजेगा। जो धन अपने देश में भेज रहा है वो अमेरिका से जो भारत में देश धन आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, विप्रेषण। ये खबर सुर्खियों में क्यों थी, जो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने जो ये विप्रेषण है, रेमिटेंस है, इस पर 3.5% का कर लगा दिया, और इसके लिए एक बिल लेकर आए, वन बिग ब्यूटीफुल बिल इसका नाम था। देखो यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो हमारे विप्रेषण है, रेमिटेंस है, उसके ऊपर 3.5% का कर लगाने के लिए एक बिल लागू किया, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। विप्रेषण क्या होते हैं, किसी अन्य देश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण के रूप में माना जाता है। साफ सिंपल भाषा में बात करें, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में काम करता है और अपने घर यानी कि अपने देश में पैसे भेजता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विप्रेषण। वैश्विक आंकड़ों की अगर हम बारे में बात करें तो जो 2023 में दुनिया भर में कुल कितने डॉलर का विप्रेषण हुआ था, लगभग 656 बिलियन डॉलर का विप्रेषण हुआ था, रेमिटेंस प्राप्ति हुई थी। 2024 में जो भारत को जो कुल वैश्विक विप्रेषण का हिस्सा मिला है वो कितना है, लगभग 14% है। यानी कि क्या मतलब इसका, 2024 में जो कुल वैश्विक विप्रेषण था उसमें भारत का हिस्सा कितना था, लगभग 14%। और अब तक भारत द्वारा प्राप्त की गई सबसे अधिक हिस्सेदारी है ये, यानी कि जो रेमिटेंस प्राप्त हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहे हैं, भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालेंगे। विधेयक कौन सा, जो सरकार लेके आई, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, किसके बारे में,
जो विप्रेशन है यानी कि रेमिटेंस है उनके बारे में लेकर आई, तो उसके प्रावधानों पर एक नजर डालेंगे। किन पर लागू होगा कर, यह कर किन पर लागू होगा, जो गैर अमेरिकी नागरिक हैं उन पर लागू होगा। जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको इसमें छूट दे दी गई है। जो H1B वीजा धारक और F1 वीजा धारक हैं, ग्रीन कार्ड धारक हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पहले जो ये टैक्स है रेमिटेंस पर वो कितना था, 5% था, फिर घटाकर कितना कर दिया, 3.5, और आपके मैगजीन में दिया नहीं गया, अब ये कितना कर दिया है, ये 1% कर दिया है। ठीक है, देखो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मान लो कोई बंदा अमेरिका गया भारत से गया अमेरिका। अब अमेरिका में वो खूब अच्छे तरीके से कमा रहा है, तो भारत में जो उसकी फैमिली उसके पास वो पैसा भेजेगा। मान लो 100 रुपये वो भेज रहा है कमा के। अब जो अमेरिका की सरकार है वो बोल रही है कि भाई आप जो पैसा भेज रहे हो ना अमेरिका से भारत, हम उस पर लेंगे टैक्स। इसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस टैक्स। ठीक है, यानी कि जो ये रुपए भेज रहा है इसको हम बोलते हैं रेमिटेंस वित्तप्रेषण, और सरकार इसी पैसे पर टैक्स ले रही है। सरकार ने पहले बोला कि हम 5% टैक्स लेंगे, फिर सरकार ने जो संशोधन किया वो 3.5% का, लेकिन अब सरकार बोल रही है कि केवल हम 1% टैक्स लेंगे। यानी कि 100, अगर कोई बंदा अमेरिका से 100 रुपया भारत भेज रहा है तो उसमें सरकार, जो अमेरिका की सरकार है, वो 1 रुपया टैक्स के रूप में काट लेगी। इसी को हम बोलते हैं विप्रेषण, विप्रेषण कर। विप्रेषण के बहिर्गमन यानी कि देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, विप्रेषण के बहिर्गमन पर 3.5% कर की मंजूरी। यानी कि विप्रेषण जो लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, बहिर्गमन यानी कि बाहर भेज रहे हैं, उस पर सरकार 3.5% का कर लेगी। इसको मंजूरी सरकार ने दे दी है। ठीक है, तो ये बात थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी। विप्रेषण के अंतरण पर उत्पाद शुल्क का प्रभाव। हाँ, विप्रेषण कर का संभावित प्रभाव, यानी कि सरकार अगर लागू कर देती है रेमिटेंस टैक्स तो इसका प्रभाव क्या होगा। देखो, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, जो बाहर जैसे देश हैं जो अमेरिका से वित्त प्रेषण सबसे अधिक प्राप्त करते हैं उनको आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि अब कम पैसा आएगा। भारत के पास जो रेमिटेंस के रूप में ज्यादा पैसा आ रहा था वो अब कम आएगा। और जो लोग पैसा भेज रहे हैं, जो अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, दूसरे देशों में जाने की सोच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने में डिमोटिवेट फील करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर आप ज़्यादा पैसे कमा भी रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा तो सरकार टैक्स के रूप में ले जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। भारत में भी प्रेषण के अंतर वहाँ में कमी हो जाएगी। कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि सरकार टैक्स ले रही है। टैक्स लेगी तो जो लोग हैं वो टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे, जो विप्रेषण है जो रुपए उनको ग्रे या ब्लैक मार्केट में वो कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, उसमें बेच देंगे, और कुछ अन्य वो सोचेंगे, तरीके सोचेंगे जिससे टैक्स से बचा जा सके। ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव होगा। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा विप्रेषण स्रोत है। 2023-24 में भारत को अमेरिका से कितने डॉलर विप्रेषण मिला था, लगभग $33 मिला था। अब इस पर जो 3.5% अगर सरकार टैक्स लगा देती है तो जो भारतीय प्रवासी हैं वो कम पैसा भेजेंगे, और या तो कम पैसा भेजेंगे या पैसे को ग्रे या ब्लैक माध्यम से क्या करेंगे, कानूनी और आर्थिक जोखिम में पड़कर भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम भारतीय स्तर पर बात करें, भारत में अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ स्कीम है क्या, तो वो है, कौन सी है, उदारीकृत विप्रेषण योजना, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एक मिनट वीडियो चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये स्कीम क्या है, आसान शब्दों में बताऊं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। इसके तहत क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक हर साल $2.5 लाख तक विदेश भेज सकता है। देखो इसका क्या मतलब है, भाई भारत के लोग हैं, यानी भारत के स्टूडेंट्स से, मान लो भारत से बाहर जा रहे हैं, भारत के कुछ लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वो किसके लिए रह रहे हैं, या तो शिक्षा के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या टूरिज्म के लिए, या कुछ निवेश करने के लिए भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उन्हें क्या होती है, विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो भारत सरकार क्या बोलती है कि जो हमारी उदारीकृत विप्रेषण योजना है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके तहत आप एक वित्त वर्ष में ओनली $2.5 लाख की जो राशि है वो आप भारत से विदेश में भेज सकते हो। देखो और सिंपल करके बताता हूँ, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि अमेरिका से कोई बंदा भारत पैसे भेज रहा है तो उस पर सरकार टैक्स ले रही है, हमारी न्यूज़ थी। अब जो ये LRS स्कीम है,
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये क्या बोल रही है कि भाई आप भारत से अमेरिका जा रहे हो पढ़ने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, तो आपको विदेशी मुद्रा, मान लो आप पढ़ने ही गए, आप स्टूडेंट हो, आप भारत से गए अमेरिका, आपने अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो आप भारत से अमेरिकी डॉलर कहाँ पर भेजोगे, अमेरिका में। तो भारत सरकार क्या बोलती है, इस योजना के तहत आप क्या कर सकते हो, एक साल में $2.5 लाख ही की जो राशि है वो आप भेज सकते हो दूसरे देश में। ठीक है, तो ये क्या थी, LRS स्कीम थी। इस स्कीम को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। आगे क्या है, हाँ लेन देन की, कहाँ पर गया, ये रहा, हाँ। इसके तहत जो विप्रेषण की बारंबारता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी कि लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट साझेदारी फर्म्स और जो हिंदू अविभाजित परिवार हैं इनके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे वैकल्पिक निवेश कोष। देखो, वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। ठीक है, AIF क्या होता है, एक ऐसा फंड होता है जिसमें कुछ लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं, फिर इस पैसे को कुछ ऐसी खास जगहों पर निवेश कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कौन चलाता है इस फंड को, यह फंड ऐसे लोगों या कंपनियों द्वारा चलाया जाता है जो निवेश के बारे में बहुत ही अनुभवी और जानकर होते हैं। ठीक है, देखो, AIF के बारे में, वह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है जो निजी रूप से निवेश जुटाती है, साथ ही अपने जो निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु भारतीय विदेशी निवेशकों से फंड भी एकत्रित करती है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है,